अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाल आफियत से होंगे। हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट and we have also studied the various concept of national income like GDP, GNP, NNP, personal income, disposable personal income. We have also studied the difference between nominal GDP and real GDP and further GDP deflator. Uh, and in the last we have studied the concept of circular flow of national income और हमने देखा है किस तरीके से नेशनल इनकम जो है वो इकोनॉमी में फ्लो करती है थ्रू एक्सपेंडिचर और थ्रू इनकम। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही एक्सटेंड करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। आज हम जीडीपी को मेजर करने के जो है वो मेथड्स पढ़ेंगे। देखिए जीडीपी जो है वो एक कंट्री की इनकम है। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। एक साल में कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। उसको हम तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में बेसिकली हम करते क्या है कि इकोनॉमी में जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है, इकोनॉमी में जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है हम उनकी फाइनल वैल्यूज निकाल कर उनकी प्राइसेस को निकाल कर और फिर आपस में ऐड कर लेते हैं तो जीडीपी हासिल हो जाएगी। बेसिकली क्या निकला है कि कितनी मालियत की प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुई है वो मालियत निकाल ली हमने। देखिए इकोनॉमी के तीन सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। इन तीनों सेक्टर से जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है, आप देखिए फर्स्ट कॉलम में मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को मेंशन किया है। टेबल मेंशन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट कॉलम में मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को मेंशन किया है, जबकि सेकंड कॉलम में मैंने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेंशन किया है कि कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। वीट है तो वो उसकी टोटल एक साल में उस कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई है। कॉटन है तो वो कॉटन कितनी प्रोड्यूस हुई है। थर्ड कॉलम में उनकी पर यूनिट प्राइस लिखी है और फाइनल प्राइस से मुराद है जिस पे कंज्यूमर परचेज करता है। और फिर लास्ट कॉलम में जो है वो टोटल प्रोडक्शन को प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके उनकी टोटल वैल्यूज लिख दी है। मतलब वीट जो है वो इतनी मालियत की प्रोड्यूस होती है, कॉटन जो है वो इतनी मालियत की प्रोड्यूस हुई है एक साल में। तो इन तमाम वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें तो इस तरीके से हमें जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। So GDP is the total value of final goods and services produced in a country during a year is calculated at market prices. Or you can say that GDP is the summation of final value of all goods and services produced in a country in a given year. सो जीडीपी जो है वो प्रोडक्शन मेथड में हम बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो कुछ इकानॉमी में प्रोड्यूस हुआ है उनकी फाइनल वैल्यूज निकाल कर उसको आपस में ऐड कर दें तो ये जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी थ्रू प्रोडक्शन मेथड। सेकंड मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम बेसिकली करते क्या है कि इकानॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, देखिए एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करता है, एक्सपेंडिचर जो है वो फर्म्स करती हैं, या एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट करती है। देखिए ना तीन तरह के एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंडिचर जो है वो या जो है वो हम करते हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड करते हैं, या फर्म्स की तरफ से भी एक्सपेंडिचर होते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर आप इन तमाम एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दें तो भी जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। ऑब्वियसली जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है उन्हीं पे ही एक्सपेंडिचर होंगे। To determine GDP using expenditure approach, we add up all the spending on final goods and services that has taken place throughout the year. It includes first one is personal consumption expenditure, मतलब जो हम कंजम्पशन करते हैं, हम ड्यूरेबल गुड्स भी खरीदते हैं, हम नॉन ड्यूरेबल भी गुड्स भी खरीदते हैं।
एक्चुअली ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, हमने जब जीना है तो उसके लिए हमें अखराजात करने पड़ते हैं, डेली नीड्स को मीट करने के लिए अखराजात करने पड़ते हैं, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उनमें ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है। और उसके अलावा नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, जो आपको बार बार परचेज करना पड़ती हैं, लाइक फूड आइटम्स हैं, पेंसिल, टूथपेस्ट एट्सट्रा। और इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसेज भी, वो भी इसी में आते हैं। लॉयर्स की सर्विसेज आपने पे की हैं, डॉक्टर की, मैकेनिक्स की, बार्बर की, ये सारे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कराते हैं, इनको ऐड कर लें। और उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके अलावा फंड्स भी तो एक्सपेंडिचर करती है ना। फंड के जो एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, वो आप ये कह लें कि ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। हम जो अब हमारी इनकम के दो ही पार्ट बनते हैं, या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, या फिर हम सेव कर लेते हैं। और सेविंग जो है वो बाद में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब आपकी एक रीजनेबल सेविंग बन जाती है, आप उसकी कोई दुकान ले लेते हैं, आप उसे कोई घर बना लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। घर बनाना भी इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह आप कोई मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स परचेज कर लेते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज हैं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी इनकम के दो ही पार्ट हैं, या हम खर्च कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं। जो सेविंग है वो बाद में फिर खर्च कर लेते हैं या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए। ग्रॉस, ग्रॉस और प्राइवेट। प्राइवेट ऑब्वियसली है, मतलब हम लोग जो करते हैं, जबकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन अलाउंस शामिल है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है जितनी आपने की है। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस निकालते हैं तो वो उसे नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। लाइक गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनवा दिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए, इसमें इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की कंजम्पशन दोनों शामिल है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है तो वो भी जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे करती है। तो गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर शामिल है। गवर्नमेंट स्कूल बनवा देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा देती है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल है। हाँ, कोई गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, गवर्नमेंट विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, विदाउट एनी प्रोडक्शन किसी को दे रही है, जैसे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को फ्री में पैसे दे रही है, तो वो हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, पर्सनल इनकम में शामिल होंगे। अगर आप पर्सनल इनकम का फार्मूला देखेंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो भी शामिल कर दिए जाएँ। और फोर्थ नंबर पे नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन है और हम दूसरे कंट्री को सेल करते हैं, वो एक्सपोर्ट कहलाती हैं। एक्सपोर्ट्स आर एडेड इनटू जीडीपी, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड था तो ये जीडीपी में ऐड होगी। जबकि इंपोर्ट्स को माइनस किया गया है। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स वो हैं जो दूसरे कंट्री की प्रोडक्शन है और हम वो खरीद रहे हैं, वो इंपोर्ट्स कहलाती हैं। उनको माइनस किया गया है क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन में ही क्लियरली लिखा है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स है, तो ये तो दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस हुई हैं, हमने परचेज की हैं, तो इनको माइनस किया जाएगा जीडीपी के लिए, जीडीपी में से। सो नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग, NX is equal to export minus import. Putting it all together, GDP is equal to personal consumption expenditure, it is denoted by C, plus gross private domestic investment, it is denoted by I. Third one is government expenditure, it is denoted by G. Fourth one is net export expenditure, it is denoted by net NX. तो इस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर अकेला सी प्लस आई लिखा हो, इसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे। अगर सी प्लस आई प्लस जी लिखा हो तो इसको हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे, यहाँ गवर्नमेंट को शामिल कर लिया। और फिर अगर इसको क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। और अगर एंड पे हमने नेट एक्सपोर्ट को भी शामिल कर दिया तो इसको हम ओपन इकोनॉमी भी बोलेंगे। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, एक्सपेंडिचर मेथड में दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, हमने किया क्या है
कि इकानमी में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं हमने सबको ऐड कर दिया है, जीडीपी कैलकुलेट हो गई है। अब कितने एक्सपेंडिचर थे, मैंने अपने से स्टार्ट किया कि हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है वो हम सबसे पहले शामिल किए, उसे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके अलावा फर्म जो एक्सपेंडिचर करती हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या आप लोग भी जो है हम कुछ सेविंग कर लेते हैं बाद में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, वो इसी में आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। और उसके अलावा फिर गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, वो भी हमने शामिल कर लिया। और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको भी हमने शामिल कर लिया। तो इस तरीके से हम जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें जो कुछ इकानमी में प्रोड्यूस हुआ हमने उसकी वैल्यू काउंट कर ली, जीडीपी निकल आई। अब उन्हीं जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है उन्हीं पे ही खर्च किया जाता है ना। तो जो कुछ इकानमी में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं हमने तमाम एक्सपेंडिचर को ऐड कर लिया, जीडीपी हासिल हो गई। तो थर्ड मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी इज इनकम मेथड। अब देखें इनकम अप्रोच में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम तमाम लोगों की इनकम को ऐड कर लेते हैं। अब देखें देखें मैंने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है 35,000 का, लेट्स सपोज। मैं मार्केट गया हूँ, मैंने शॉपकीपर को या फ्रेंचाइज को मैंने 35,000 पे किया है, मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, आ गया हूँ। मेरे एक्सपेंडिचर थे ये, किसी और की इनकम बन गए हैं। अब आगे उसके एक्सपेंडिचर जो है वो किसी और की इनकम बन जाएंगे। तो चाहे आप सबके एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, चाहे आप सबकी इनकम को ऐड कर लो, और चाहे आप सबकी प्रोडक्शन को ऐड कर लो, है प्रोडक्शन हुई थी तो उसी पे ही एक्सपेंडिचर हुए हैं और उसी से ही इनकम अर्न की गई है। तो चाहे आप प्रोडक्शन को सारी को ऐड कर लो, चाहे आप सबके एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, चाहे आप सबकी इनकम को ऐड कर लो, जीडीपी हासिल हो जाएगी। हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि जहाँ जहाँ से इनकम आ रही है उन सबको ऐड कर दिया जाए तो इनकम नेशनल इनकम हासिल हो जाती है। हम इनकम अप्रोच के जरिए पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे और नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी तो उसके जरिए हम जीडीपी पे चले जाएंगे। तो नेशनल इनकम की वही डेफिनेशन है जो आपने पहले भी पढ़ी थी, द नेट इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडिड अप, दैट इज नेट इनकम्स दैट अक्रू टू ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से तो इनकम अर्न करते हैं। तो अगर हम तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड्स को ऐड कर दें, जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं उनको ऐड कर दें, तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी और नेशनल इनकम से अल्टीमेटली हम जो है वो जीडीपी पे जा सकते हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखे ना, इनकम अप्रोच में क्या करना है हमने कि जहाँ जहाँ से जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो जो रिवार्ड आ रहे हैं उन रिवार्ड्स को हम ऐड कर दें तो नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हम लेबर प्रोवाइड करते हैं या हमें सैलरी मिलती है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, व्हाटसोएवर, ये सारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। तो ये सबसे पहले हम शामिल करेंगे। दूसरे नंबर पर रेंट है, आपने लैंड प्रोवाइड किया, आपको उसका रेंट मिल रहा है, आपकी इनकम बन रहा है, तो रेंट को शामिल करेंगे। तीसरे नंबर पर इंटरेस्ट है, हमने कैपिटल प्रोवाइड किया है, हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में पैसे रखवाए हैं उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या कोई इनफॉर्मल वे अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये भी ऐड करेंगे, ये हमारी इनकम बन रहा है। और फोर्थ पे है प्रॉफिट। देखे ना, जिस तरह लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों का जो है वो रिवार्ड मैंने ऐड करना है हमने। तो पहले तीनों का वेजेस ऐड किया है जिसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है, एक ही बात है। और फिर दूसरे नंबर पे रेंट को ऐड किया और तीसरे नंबर पे जो है वो कैप इंटरेस्ट को ऐड किया है। फोर्थ नंबर पे है प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोप्राइटर इनकम और दूसरा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो वो प्रोप्राइटर इनकम में आएगा, आपका जो इनकम बनती है, ठीक है, प्रॉफिट में आएगा। और दूसरा जो फिफ्थ नंबर पे है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अगर आप इंडिविजुअल नहीं कर रहे, आपने कॉर्पोरेशन बनाई हुई है, आप जॉइंट कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेशन कहलाते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट। उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो जीडीपी में शामिल होगा। ये प्रॉफिट में मतलब कॉर्पोरेशन की पूरी इनकम शामिल है, जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी इसमें शामिल है, डिविडेंड्स भी शामिल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी शामिल है। ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेशन ने पे करना होता है, बाद में वो एम्प्लॉय से डिडक्ट कर लेती है, अ, वो भी शामिल है इसमें। डिविडेंड्स मतलब उसके शेयर होल्डर्स की तरफ से जो
बनते हैं, टैक्स प्रॉफिट वगैरह वो सारे शामिल है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ऐसा कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो उसने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन फ़िलहाल वो नहीं कर रही, वो जब इंडस्ट्री छोड़ता है उस वक्त उसको लमसम अमाउंट देती है, तो ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये प्रॉफिट का ही दोनों लिखा है, प्रोप्राइटर इनकम भी प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये इंडिविजुअल प्रॉफिट है, ये कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है। अब जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 6 नंबर पे हम टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स को अलग से शामिल कर रहे हैं। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स को अलग से शामिल कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है, हम टैक्सेस को अलग से क्यों शामिल कर रहे हैं? देखिए, नेशनल इनकम में तो हमने डेफिनेशन में कहा है कि जो जो जहाँ जहाँ से इनकम अर्न कर रहा है वो सारी की सारी हमने ऐड कर दें, जीडीपी नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी, वो हमने यहाँ तक सारी ऐड कर दी है। तो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स को अलग से क्यों ऐड कर रहे हैं, मैं इसका आंसर करना चाहूँगा। देखें, मैंने एग्जांपल दी कि मैंने 35,000 का मोबाइल फ़ोन परचेज किया है। अगर अब प्रोडक्शन मेथड से देखा जाए जीडीपी का कैलकुलेट करते वक्त, तो 35,000 कंज्यूमर ने मैंने परचेज किया है, तो 35,000 जो है वो जीडीपी में शामिल होंगे। अगर उसको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया जाए तो कितने मैंने एक्सपेंडिचर किया है, मैंने 35,000 एक्सपेंडिचर किए हैं। ऑब्वियसली इसमें टैक्सेस जीएसटी शामिल है, अलग से तो नहीं मैंने पे करना ना, उसी में शामिल है। मतलब 30,000 का मोबाइल था, 5,000 जीएसटी था, मैंने तो टोटल 35,000 पे किया। तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें तो 35,000 जीडीपी में शामिल होंगे। प्रोडक्शन मेथड में भी और एक्सपेंडिचर मेथड में भी, दोनों में हम 35,000 को जीडीपी में शामिल कर रहे हैं। अब जब इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं, अब वो जिसकी इनकम बने हैं, जिस फ्रेंचाइज की या कंपनी की इनकम बने हैं, वो कंपनी कहेगी कि हमारी इनकम जो है वो 30,000 है, 5,000 तो जीएसटी था, वो तो गवर्नमेंट को चला जाना है, हमने पे कर देना गवर्नमेंट को। तो वो कहेगी हमारी इनकम कितनी बनी है, 30,000, वो अपनी इनकम कितनी काउंट करेगी, 30,000। तो जब हम इनकम अप्रोच से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो 30,000 कैलकुलेट करेगी, इसलिए हमें टैक्सेस को अलग से शामिल करना पड़ रहा है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। तो टैक्सेस और प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स को हम यहाँ पे शामिल करेंगे, तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी। फ्रॉम नेशनल इनकम टू जीडीपी, नेशनल इनकम से बैक जीडीपी पे कैसे जाना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ जीडीपी पढ़े थे, तो आपने वहाँ पे उनको खुद रख के खुद सोचना है कि बैक कैसे जाना है। हाउ आई हैव मेंशन द फार्मूला, आप देख सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम में फॉरेन फैक्टर इनकम शामिल थी, हमने उसको माइनस किया जीडीपी के जाने के लिए, प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन अलाउंस है, उसको भी शामिल किया, नेशनल इनकम में वो निकाला हुआ था, वो उसको शामिल किया हमने जीडीपी पे जाने के लिए। और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, statistical discrepancy, accountants add a statistical discrepancy to national income to make the income approach match the outcome of the expenditure approach। ठीक है, क्लियर हो गया होगा होपफुली। So these are the three methods to calculate GDP. Now there are some difficulties in the measurement of GDP। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो you are free to ask। स्टूडेंट्स अगर जाग रहे हैं तो मुझे बताएं कि अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले इतना बता दें कि जाग रहे हैं आप, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर यस सर आ रही है। ओके। यस सर। डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, जीडीपी को मेजर करते वक्त कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उनसे कैसे अवॉइड किया जाता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज अवॉइड डबल काउंटिंग। पहले बताते हैं हम डबल काउंटिंग होती क्या है, फिर हम कहते हैं फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। डबल काउंटिंग क्या होती है, उससे कैसे फिर बचा जा सकता है, वो डिस्कस करेंगे। अब देखें, डबल काउंटिंग बेसिकली ये है कि एक चीज़ को हम दो दफ़ा काउंट कर लें। जैसे फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया, कपास प्रोड्यूस किया, किसी फर्म ऑनर ने उसे परचेज कर लिया है और उससे जो है वो आगे उससे आगे जो है वो धागा बनाकर जो है ना वो सेल कर दिया आगे। अब हम कपास की प्राइस भी शामिल कर लें, फिर धागे की प्राइस भी शामिल कर लें, जबकि धागे की फाइनल प्राइस में कपास की प्राइस ऑलरेडी शामिल है। फिर जिसने धागा परचेज किया उसने आगे कपड़ा बनाकर सेल कर दिया है, तो
अब कपड़े की प्राइस भी हम कैलकुलेट कर ले तो इस तरह ये डबल ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, इससे बचने के दो मेथड हैं। एक है कि हम वैल्यू एडेड को यूज़ करें और दूसरा है कि हम फाइनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस को शामिल करें, जस्ट इंटरमीडिएट कमोडिटीज़ की प्राइसेस को शामिल ना करें। तो पहला है वैल्यू एडेड को शामिल करें। मतलब तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ वही कि कपास जो है वो फार्मर ने सेल की, लेट्स सपोज 200 रुपीज़ की। अब उस 200 को शामिल कर लिया। फर्म ने उसका धागा बनाकर सेल किया 250 का। अब उसने कितना वैल्यू एडेड किया? 50 को हमने ऐड कर दिया, 250 हो गए। वो किसी दूसरी फर्म के पास गई है, उसने उसका कपड़ा बनाकर सेल कर दिया 300 का। कितना वैल्यू एडेड हुआ? अगेन 50 रुपीज़ का, वो भी हमने ऐड कर दिया, 300 हो गए। मतलब सेल उसने 300 की है, लेकिन हमने सिर्फ वैल्यू एडेड शामिल किया कि उसने वैल्यू एडेड क्या किया। फिर वो केमिकल अप्लाई किए, उसका सूट तैयार हो गया और फिर वो मार्केट में चला गया, मार्केट में 500 का सेल हो गया। तो कितना वैल्यू एडेड हुआ? 200 का। 200 को शामिल कर दिया जाए तो वो 500 बन गए। तो ये वैल्यू एडेड मेथड है। और दूसरा है कि फाइनल वैल्यू को शामिल कर दी जाए। ऑब्वियसली 500 का फाइनल सेल हुआ है तो 500 को शामिल किया जाए। 500 में पीछे वाले तमाम शामिल है सारे, तो कपास की प्राइस शामिल है, धागे की प्राइस शामिल है, केमिकल्स की प्राइस शामिल है। तो फाइनल प्राइस को शामिल कर लिया जाए। तो वो बेटर वे है डबल काउंटिंग से बचने का। उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनको किसी किसी प्रोड्यूसर ने परचेज करना है, किसी प्रोड्यूसर ने परचेज करना है, जिन्होंने मजीद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होना है और फिर फाइनल कमोडिटी में कन्वर्ट होना है। जबकि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनली तैयार हैं, मार्केट में है, जो डायरेक्टली अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। ये ज़्यादा बेहतर है कि जो डायरेक्टली अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिनकी दोनों नेचर होती हैं, वो इंटरमीडिएट भी हैं, फाइनल भी हैं। तो उनमें फिर डिफरेंस क्लियर नहीं होता। जैसे गाड़ी का टायर है, अब क्या वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? तो वो अगर तो उसे कंज्यूमर परचेज करता है तो वो फाइनल कमोडिटी है, अगर उससे कोई प्रोड्यूसर परचेज करता है तो वो इंटरमीडिएट कमोडिटी है, क्योंकि वो उससे गाड़ी में लगाएगा, गाड़ी तैयार करेगा और फिर गाड़ी की फाइनल प्राइस जो है वो शोरूम पे गाड़ी को सेल करेगा। तो वहाँ पे वो इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर उसे कंज्यूमर परचेज कर रहा है तो वो फाइनल कमोडिटी है। तो इसलिए मैं फाइनल गुड्स की डेफिनेशन में ये ज़रूर शामिल करता हूँ कि ये दैट कमोडिटी विच आर डायरेक्टली बॉट बाय द कंज्यूमर, वो फाइनल गुड्स कहलाती है। तो उनकी प्राइसेस को अगर हम शामिल करें तो हम डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। सेकंड डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी इज जीडीपी एक्सक्लूड्स नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन। जीडीपी की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि ये जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है वो तो शामिल है, लेकिन जो नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन है वो जीडीपी में शामिल नहीं है। जीडीपी एक्सक्लूड्स नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन, जीडीपी एक्सक्लूड्स नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन। तो जो प्रोड्यूस नहीं हो रहा वो जीडीपी में शामिल नहीं है। वो हम देखते हैं कौन कौन सी, यहाँ पे बता रहा हूँ। दो टाइप्स हैं नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन की। एक है प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और दूसरा है सेकंड हैंड सेल। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिनके अंदर है पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट। पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट मतलब ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो विदाउट एनी प्रोडक्शन दी जाए, जो विदाउट एनी प्रोडक्शन यानी किसी रिवार्ड के एवज में ना दी जाए, प्रोडक्शन के रिटर्न में ना दी जाए, वैसे ही दी जाए विदाउट एनी प्रोडक्शन, वो पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट, वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। और पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एहसास प्रोग्राम के जरिए, जैसे एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को फंडिंग दी जा रही है। एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसा दिया जा रहा है, वो किसी प्रोडक्शन के रिटर्न में तो नहीं है, वैसा ही है। ठीक है। इसी तरह अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है या कोरोना की वजह से कोई अलाउंस दिया जा रहा है तो ये सारी पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगी। या पेंशन दी जाती है, ये भी पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगी। ये जीडीपी में शामिल नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्शन के रिटर्न में नहीं दी गई,
ये प्योरली नॉन प्रोडक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये जीडीपी में शामिल नहीं होगी। दूसरा है प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स। प्राइवेट मतलब आप लोगों को जो प्राइवेटली कोई गिफ्ट मिलता है, या आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है, या आप आगे किसी को ज़कात सदका देते हैं, तो ये जीडीपी में शामिल नहीं है। ये आपने किसी प्रोडक्शन के रिटर्न में नहीं दिए, ठीक है, तो ये प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। ये भी प्योरली नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन है, ये जीडीपी में शामिल नहीं है, पर्सनल इनकम में शामिल है, जो कि हम रिसीव करते हैं। अगर आप पर्सनल इनकम का फार्मूला देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, आप ये प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। सी पॉइंट, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स। अब देखें, एक कंपनी बन चुकी है, एक कंपनी बन चुकी है, जब बनी है ऑब्वियसली उसने प्रोडक्शन की है, बनी है, वो जीडीपी में शामिल थी। अब जस्ट उसके शेयर सेल रीसेल हो रहे हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ स्वैपिंग बिट्स ऑफ पेपर, इट इज जस्ट लाइक अ रीसेल। मैंने सेल किए शेयर, किसी और ने खरीद लिए, उसने सेल किए, किसी और ने खरीद लिए, किसी ने सेल किए, मैंने खरीद लिए। इट इज जस्ट लाइक अ रीसेल, इसमें कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हाँ, उस कंपनी की रूटीन वाइज जो ग्रोथ चल रही है, कोई नई ब्रांच बन रही है, कोई प्रोडक्शन बढ़ रही है, वो जीडीपी में शामिल है। लेकिन शेयर तो वो जो ऑलरेडी बन चुकी है उसके सेल कर रहे हैं ना, जितनी मालियत की बन चुकी है उसके सेल कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक अ रीसेल, तो इसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आप शेयर के जरिए कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो पर्सनल इनकम में शामिल होगा, जीडीपी में वो भी शामिल नहीं है। So these are the purely non-production financial transaction. These are not included in GDP. और दूसरा है सेकंड हैंड सेल। सेकंड हैंड सेल जैसे आपने कोई मोटर बाइक न्यू परचेज किया, वो जीडीपी में शामिल होगी। अब आगे आपने उसको किसी और को दे दिया है, वो आपके पास थी, किसी और के पास चली गई है, पैसे उसने आपको दे दिए, उसके पैसे आपके पास आ गए, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो सेकंड हैंड सेल्स जो है ये प्योरली नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। थर्ड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। मतलब कोई इलीगल एक्टिविटीज है, कोई रिश्वत ली है, कोई चोरी की है, ये या कोई इवन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, कोई नैरकोटिक्स प्रोड्यूस हुई है, अगर तो वो लीगली मेडिसिन में यूज़ करने के लिए प्रोड्यूस हुई है तो वो जीडीपी में शामिल है, अगर इलीगल है तो वो जीडीपी में शामिल नहीं है। और उसके अलावा फोर्थ नंबर पे, नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। नॉन मार्केट एक्टिविटीज ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, लेकिन ये मार्केट तक नहीं गई, ये जीडीपी में शामिल नहीं है, ये पेड एक्टिविटीज नहीं है। घर में आपने मुर्गियां रखी हुई हैं, वो अंडे दे रही हैं, आप खुद भी खा रहे हैं, दोस्तों को भी फ्री में दे रहे हैं, तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहलाती है। प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, आपने यूज़ भी किया है, लेकिन ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, ये जीडीपी में शामिल नहीं है। आप घर में अपने बहन भाई को फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये जीडीपी में शामिल नहीं है। प्रोडक्शन हो रही है, जीडीपी में शामिल नहीं है। घर के लॉन में आपने सब्जियां जो है वो काश्त की हुई हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन ये जीडीपी में शामिल नहीं है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई हैं थ्री क्वेश्चंस। ये आगे एक असाइनमेंट है, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपने जो है वो नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम वगैरह फाइंड आउट करने हैं। ये आपने जो है वो कंप्लीट करनी है। असाइनमेंट एक न्यूमेरिकल है, 1-2 पेजेस का होगा। ये आपने मुझे सबमिट करवाना है, जीसीआर पे मैं असाइनमेंट अपलोड करूँगा, वहीं पे आपने सबमिट करवानी है। डेडलाइन जो है वो संडे, कमिंग संडे होगा। और आप उसके लिए असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉर्नर ब्रूफलाइन, 18th एडिशन, चैप्टर 24, मेजरिंग डोमेस्टिक आउटपुट एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो स्लाइड्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपने साथ बुक रीडिंग भी करनी है, वो भी ज़रूरी है। सर एक दफा असाइनमेंट के बारे में पढ़ा दें, मतलब कि क्या क्वेश्चन है? बेटा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई अगर मैंने खुद ही सॉल्व करना है तो फिर मेरे पास तो सॉल्व किया हुआ बड़ा है। ये आप पढ़ेंगे बेटा, कुछ आपने भी पढ़ना है ना। थोड़ा सा गाइड, मतलब बेटा ये क्या है सारा। गाइडेंस पढ़े बगैर नहीं होती, इसको आप पढ़ेंगे, फिर ना समझ आएगी तो फिर मैं करवा दूंगा।
लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है ना, मुझे भी पता होता है कि मैं किस लेवल के स्टूडेंट्स को कौन सी असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो अगर मैं बेटे ज़्यादा कोई हैवी किस्म की असाइनमेंट देता तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करता। यही चीज़ है जो अभी हम पढ़ के आए ना, ठीक है, ये वही चीज़ है, सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं और कहा गया कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। तो होपफुली आप इसलिए मैंने कहा ना, बुक उठा के बैठ जाएगा, को 15-20 मिनट लगेंगे, आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो वो आपकी लर्निंग हो जाएगी। अगर मैं बता दूंगा तो वो फिर लर्निंग नहीं होगी है, फिर तो वो उसी तरीके से आप कर लेंगे जितना पिछला मैंने बताया है, तो वो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब उसमें आपको थोड़ा सा बुक से कंसल्ट करने की ज़रूरत होगी, लेकिन एक छोटा सा जो असाइनमेंट टाइप होता है ना, उसमें आप लोगों की अपनी एफर्ट रिक्वायर होती है कि ताकि थोड़ा सा आप खुद भी एंगेज हो। अ, और इस सिचुएशन में जिसमें ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को एंगेज करने की अशद ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ओके सर। ओके, ऑलराइट। हम 15-20 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। क्या आप लोगों की 12 बजे कोई क्लास है? जी सर, इंग्लिश की है, इंग्लिश ग्रामर की। ओके, ऑलराइट। चले हम ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शॉट ले लेना बेटा, 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं सर और सर ले लिए। शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह जी हाफिज़। सर, अल्लाह।